हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि शिमचोंग समंदर से बाहर आती है और बाहर आकर वो पेपर लैंप्स को देख रही होती है। फिर जोंजे भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो शिमचोंग से पूछता है कि तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तो तुम्हारा नाम क्या है। तो शिमचोंग जोंजे को अपना नाम सोया बताती है। पास में शिमचोंग का नाम सोया होता है। जोंजे कहता है कि मेरी एक बहन थी, मैं बहुत ज्यादा छोटा था जब वो ये दुनिया छोड़कर चली गई, उसका नाम भी सोया ही था। जोंजे इस नाम का मतलब बताने वाला होता है तो शिमचोंग उसकी बात को काटती है और कहती है कि खूबसूरती, बेहद खूबसूरती, इस नाम का यही मतलब है। एक शख्स ने नाम दिया था ये मुझे, तुम कहानी सुनना चाहोगे मेरी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं और शिमचोंग जोंजे को बताती है कि आज से 20 साल पहले एक छोटा लड़का अपने दादू से मिलने के लिए आया था। फिर जब सभी बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो जोंजे से कहते हैं कि तुम तो कहते हो कि तुम्हें तैरना आता है, तो तुम तैर के दिखाओगे हमें। तो जोंजे कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है और वो समुद्र की तरफ जाने लगता है। और फिर जोंजे समुद्र में डूब रहा होता है। शिमचोंग वहाँ पर आती है और जोंजे को बचाती है। शिमचोंग जोंजे को समंदर से बाहर निकालती है। फिर जोंजे उसे अपना नाम बताता है और शिमचोंग से उसका नाम पूछता है। शिमचोंग जब उसे कोई जवाब नहीं देती तो जोंजे कहता है कि क्या तुम्हारा नाम नहीं है, अगर नहीं है तो मैं तुम्हारा नाम रख देता हूँ। तो आज से तुम्हारा नाम सोया है और इस नाम का मतलब है बेइंतहा खूबसूरत। शिमचोंग कहती है कि फिर उसके बाद वो लड़का अपने घर वापस चला गया। उसने अपने दादू घर आने की बहुत जिद की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। फिर जोंजे अपने पेरेंट्स के सामने जिद कर रहा होता है कि उसे उसकी दादी की तरफ जाना है। तो जोंजे के डैड कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर छोड़ दूं तो तुम अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ोगे ना। तो जोंजे कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पर दिल लगा के पढ़ूंगा। और जोंजे की ये बात सुनकर उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं। शिमचोंग कहती है कि वो मुझे बहुत अलग तरह के खाने लाकर दिया करता था जो मैंने पहले कभी नहीं खाए, और सिर्फ उसी की बदौलत मैंने ये जाना कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। हम इसी तरह वक्त गुजारा करते थे और साथ रहा करते थे। और फिर यूं ही कुछ टाइम बाद जोंजे शिमचोंग से कहता है कि कुछ दिन बाद मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने वाले हैं और मुझे उनकी बात माननी होगी। तो शिमचोंग कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो जोंजे कहता है कि इसका मतलब है कि अब मुझे अपनी पूरी जिंदगी किसी और लड़की के साथ गुजारनी होगी। तो शिमचोंग कहती है कि फिर क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे। तो जोंजे कहता है कि मुझे नहीं पता और पूछता है कि क्या तुम जमीन पे नहीं रह सकती। तो शिमचोंग कहती है कि ये तभी पॉसिबल है जब मैं जवान हो जाऊंगी। जमीन पर आते ही हम जलपरियों की टांगे आ जाती हैं, लेकिन अभी मैं उसके लिए बहुत छोटी हूँ। जोंजे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचना भी मैं गुनाह समझता हूँ। शिमचोंग कहती है कि फिर तुम ही बताओ कि हम क्या करें, मैं जमीन पर नहीं रह सकती और तुम पानी में नहीं रह सकते। फिर शिमचोंग रोने लगती है और जल्दी से पानी में चली जाती है। और फिर जोंजे के पास जहाँ शिमचोंग बैठी होती है वहाँ एक मोती भी बड़ा होता है। फिर जोंजे को दिखाते हैं कि उसकी शादी हो चुकी होती है और वो अपनी दुल्हन के साथ बैठा होता है जो कि सो रही होती है। फिर जोंजे उसे छोड़ता है और घोड़े में बैठते हुए शिमचोंग की तरफ जाने लगता है और फिर समंदर में जाकर शिमचोंग को आवाजें देने लगता है। जोंजे को तैरना नहीं आता तो वो पानी में चला जाता है कि वो डूबेगा तो शिमचोंग उसे बचाने के लिए जरूर आएगी। जोंजे पानी में डूब रहा होता है तो शिमचोंग उसे बचाने के लिए आती है और उसे चूमते हुए उसकी सारी याददाश्त को खत्म कर देती है जो उसकी शिमचोंग के साथ होती है। फिर सुबह में जोंजे समुद्र से बाहर होता है, उसके इर्द गिर्द लोग भी आ जाते हैं। जोंजे उठता है और कहता है कि ये मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आया। फिर जोंजे शिमचोंग से कहता है कि मेरी शादी के बाद 1 साल बाद ही मेरी बीवी की डेथ हो गई और उसका हमेशा यही कहना था कि उसकी मौत की वजह मेरी शादी की पहली रात भाग जाना था और मुझे वो रात कभी याद ही नहीं आई कि उस रात मैं अपने घर से क्यों भागा था। और फिर वो शिमचोंग से सवाल करता है कि कहीं वो लड़का मैं ही तो नहीं। फिर हमें मॉडर्न एरा में दिखाते हैं कि जब जोंजे पानी में डूब रहा होता है तो शिमचोंग उसके पास आती है और उससे किस करती है और फिर इस बार भी शिमचोंग जोंजे की उसकी अपने साथ सारी यादों को मिटा देती है। फिर हमें जोंजे को समंदर से बाहर दिखाते हैं। जोंजे याद करता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। जोंजे को सभी बातें याद तो आती है लेकिन उसकी यादों में शिमचोंग नहीं होती और सोचने लगता है कि इतनी ऊंचाई से मैंने छलांग कैसे लगा दी, ये क्या पागलपन है। और फिर जोंजे देखता है कि उसके हाथ में ब्रेसलेट होता है और कहता है कि ये क्या चीज है। फिर जोंजे सियोल वापस आने लगता है। जोंजे को ऐसे जाता हुआ शिमचोंग भी देख रही होती है। फिर जब जोंजे एयरपोर्ट होता है तो वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि एक कैदी जेल से भाग चुका है। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था जहाँ से वो भाग गया है और वो कैदी कोई और नहीं बल्कि मा देओंग होता है। और फिर मा देओंग एयरपोर्ट का वर्कर होने की एक्टिंग करता है और किसी की
गाड़ी पार करने के बहाने लेकर चला जाता है। जोंजे भी वहीं खड़ा ये सब देख रहा होता है और फिर जोंजे टैक्सी करवाता है और अपने घर आता है। नमदू जोंजे को देखता है तो कहता है कि तुम घर वापस आ गए और वो भी जिंदा। फिर जोंजे नमदू को मारने लगता है। नमदू कहता है कि अरे मुझे पता था कि तुम सही सलामत वापस आ जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई थी। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है, तुम्हें जरा कदर नहीं है मेरी फिक्र की, बेफिक्रे दोस्त। तो जोंजे नमदू को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ, तुम्हें मेरी फिक्र थी, इसीलिए तुम मेरे घर में रह रहे हो ना, और अगर मैं वापस ना आता तो तुम इस घर पे कब्जा कर लेते। फिर नमदू भागता हुआ करके अंदर चला जाता है। तो जोंजे कहता है कि ये नमदू तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमीना निकला। फिर जोंजे घर के अंदर आता है और तेयू को देखता है जो बहुत ही मजे से अपनी वीडियो गेम खेल रहा होता है। और नमदू जोंजे से कहता है कि आओ आओ, अपना सामान यहाँ पर रख दो और इसे अपना ही घर समझो। जोंजे कहता है कि अपना घर समझो, ये मेरा ही घर है। और तेयो से कहता है कि क्या तुमने मेरे घर के अलार्म को हैक किया था? तो नमदू कहता है कि हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई घर नहीं है जो तेयो न खोल सके। तो जोंजे तंजिया हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो ऐसा है क्या, चलो अब निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ। नमदू कहता है कि तुम अपने दोस्त को ऐसा कैसे कह सकते हो, उन लोगों को हमारे घर के एड्रेस का भी पता है, बस एक यही जगह है जिनका उन्हें कोई पता नहीं, और तुमने तो इस घर का एड्रेस तक मिटा दिया हुआ है। और तुम्हें पता है मिस जान जी ने ये सोच लिया है कि वो हमें पकड़ के रहेगी और उसके गुंडे हर तरफ मौजूद हैं। और फिर जोंजे के पास आता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक जरूरी मसले पे बात कर लेनी चाहिए, सिर्फ हम दोनों को? तो जोंजे कहता है कि हाँ बोलो। तो नमदू उसे साइड पर ले जाने लगता है। तो जोंजे कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, और उसे भी तो साथ ले लेते हैं ना। फिर नमदू कहता है कि चलो अब लाओ दो मुझे। तो जोंजे कहता है कि क्या? तो नमदू कहता है कि अब तुम ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो, और मैंने तो इस बात पे यकीन कर लिया था कि तुम तो उसकी वजह से हमारे पास वापस आओगे ही नहीं। तो जोंजे कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? तो नमदू कहता है कि मैं तुमसे 6 बिलियन की बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे उस ब्रेसलेट की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल असली की तरह दिखता है, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जोंजे कहता है कि तुम कैसे जानते हो उस बारे में? तो नमदू कहता है क्योंकि बताने वाले तुम ही थे, और तुमने ये भी बताया था कि तुमने स्पेन पे किसी लड़की के हाथ से उसे चुराया है। तो जोंजे कहता है कि लड़की? अब ये लड़की कहाँ से आ गई यार? तो नमदू हंसता है और कहता है कि तुम पूरी दुनिया को पागल बना सकते हो पर मुझे नहीं, तो चलो अब मजाक करना बंद करो और मुझे वो दिखाओ। तो जोंजे कहता है कि तुम ये क्या कही जा रहे हो यार, मैं तो स्पेन में किसी लड़की से नहीं मिला। तो नमदू कहता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम स्पेन में किसी लड़की से मिले हो जिसका स्क्रू ढीला है। फिर हमें शिनचोंग को दिखाते हैं जो अपने मरमेड दोस्तों से मिलने के बाद सियोल जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर नमदू जोंजे को चैट दिखाते हुए कहता है कि ये देखो तुम्हारा मैसेज, और तुमने ही मुझे ये पिक्चर भेजी थी इस ब्रेसलेट की। तो जोंजे कहता है कि ये सब हो क्या रहा है? तो नमदू कहता है कि अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, लगता है तुम स्पेन से नहीं बल्कि हॉलीवुड से आए हो। तो जोंजे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो नमदू कहता है कि फिर कैसी बात है? जोंजे कहता है कि मैंने तुम्हें ये तस्वीर कभी भेजी ही नहीं है, और ना ही मैं स्पेन में किसी पागल लड़की से मिला था। नमदू कहता है कि फिर तुम इस ब्रेसलेट के बारे में भी नहीं जानते होगे। तो जोंजे कहता है कि नहीं है तो सही एक ब्रेसलेट। तो नमदू खुश हो जाता है कि ये हुई ना बात, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम वो कीमती चीज हाथ से जाने नहीं दोगे। तुम्हें कहाँ से मिला था वो, क्या कुछ याद नहीं तुम्हें? तो जोंजे याद करने की कोशिश करता है और फिर कहता है कि मुझे नहीं मालूम। नमदू कहता है कि अगर सच पूछो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है, और मुझे जानना भी नहीं है, तुम बस वो ब्रेसलेट मुझे दे दो। तुम्हें पता है ना कि बेचने से पहले पॉलिश भी करवाना होता है। तो जोंजे कहता है कि दे दूंगा। तो नमदू कहता है कि क्या मतलब है दे दूंगा, कब दोगे तुम मुझे? तो जोंजे कहता है कि फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। नमदू कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली क्या बात है, तुम वो ब्रेसलेट मुझे दे दो और तुम्हारे सर से सारा काम खत्म। फिर हमें शिनचोंग को दिखाते हैं तो तैरते हुए सियोल आ रही होती है, और फिर उसे याद आता है जब उसने जोंजे से पूछा था कि क्या वो सियोल जाने वाला है। तो जोंजे कहता है कि हाँ, सियोल में मेरा घर है। और फिर शिनचोंग से पूछता है कि तुम अपने घर कब जाओगी? फिर जोंजे गाड़ी रोकता है और कहता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ सियोल ले जाना चाहता हूँ, तुम मेरी बात का गलत मतलब मत समझना और मेरी बात को ध्यान से सुनना। सियोल में रहने का एक अलग ही मजा है, और वहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट भी है, और तुम तो हमेशा खाती रहती हो, तुम्हें तो हर वक्त भूख लगी रहती है। और वहाँ एक जगह है सर्दियों में वहाँ बहुत ही अच्छी आतिशबाजी होती है, और बिल्डिंग 63 से बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। तो अगर मैं तुम्हें साथ चलने का कहूँ तो शिनचोंग कहती है कि तुम्हारे साथ? तो जोंजे कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे साथ। तो फिर शिनचोंग एक दफा समुंदर देखती है और फिर जोंजे को देखती
देखती है और हाँ कह देती है। जोंजे कहता है कि तुम सच में चलोगी मेरे साथ और वादा करो कि तुम जरूर जाओगी मेरे साथ। तो शिमचोंग हाँ में सर हिलाती है। तो जोंजे कहता है कि वादा किस लिए किया जाता है, क्या पता है तुम्हें? तो शिमचोंग कहती है कि निभाने के लिए। तो जोंजे शिमचोंग के बाल सहलाते हुए कहता है कि ये हुई ना बात, और फिर शिमचोंग तैरते हुए सियोल की तरफ जाने लगती है। फिर जोंजे को दिखाते हैं जो सो रहा होता है और उसके ख्वाब में वो पानी में डूब रहा होता है। और फिर जोंजे को शिमचोंग की आवाज आती है, वो कहती है कि आई लव यू। तो जोंजे उठ जाता है और कहता है कि वो किसकी आवाज थी। और फिर यूं ही बहुत से दिन गुजर जाते हैं। फिर जोंजे टीवी लाउंज में आकर बैठता है और टीवी ऑन करता है और सामने उसके डैड इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो जोंजे उन्हें देखकर टीवी बंद कर देता है। फिर हमें जोंजे के डैड को दिखाते हैं। जोंजे के डैड के पास चाचिया की भाभी और भाई होते हैं। फिर जिंजू सुई की पिक्चर बनाती है और सुई ही जोंजे की स्टेप मदर होती है। जिंजू की पिक्चर बनाते ही सुई ही उसको देखती है। तो जिंजू कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं दूर खड़ी आपको देख रही थी तो आप बिल्कुल सुपर मॉडल लग रही थी। तो सुई कहती है कि अब ऐसा भी नहीं है। फिर जब सभी साथ बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं तो डोंगशी कहता है कि आजकल तो लोगों की बेटियां पागल हो रही हैं। तौबा तौबा, लेकिन शायद मैं कुछ ज्यादा ही सकाफती हूँ, लेकिन मुझे बेटे ज्यादा पसंद हैं। बेटियां तो सोना होती हैं लेकिन बेटा हीरा होता है, जिससे ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं। ऐसे ही डोंगशी मजीद बोलने वाला होता है तो जिंजू उसे रोकती है और कहती है कि मुझे याद आया कि मुझे मेरी सास की कॉल आई थी और उन्होंने हमें अभी बुलाया है, हम बस अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। और डोंगशिक को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जिंजू डोंगशिक से कहती है कि बोलने से पहले तुम सोच तो लिया करो। तो डोंगशिक कहता है कि क्यों, क्या हुआ? जिंजू कहती है कि स्यू हैंग का बेटा जो उनका बिजनेस संभालता है वो उनका असली बेटा नहीं है। सी हुई जो वहाँ बैठी हुई है वो उनकी दूसरी बीवी है और वो अपने बेटे के साथ उनकी सारी चीजों पर काबिज हो गई है। और जब से उनका असली बेटा घर से भागा है उनका उनसे कोई भी राब्ता नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं। और क्या तुम्हें नहीं बताया ये सब? तो डोंगशिक कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो जिंजू कहती है कि कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अखबार को छोड़ के मैगजीन पढ़ा करो, ये सब बातें तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए थी ना। तो डोंगशिक कहता है कि मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, अब वो लोग तो मुझसे गुस्सा हो गए होंगे, मैं तो उनकी खुशी के लिए जानबूझ के ये सब कुछ कह रहा था। तो जिंजू कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है और तुम बड़े ख्वाब देखा करो, ठीक है? डोंगशिक कहता है क्योंकि असली बेटे को मसला क्या है, आखिर वो घर से भागा ही क्यों? तो जिंजू कहती है कि अरे दिमाग खराब था ना उसका। फिर हमें जोंजे को दिखाते हैं जो फ्रिज खोलता है तो वो खाली होती है। तो कहता है कि मेरी सारी बीट्स कौन पी गया? तो नमदू उसे बेट दिखाते हुए कहता है कि सारी खत्म हो गई। फिर जोंजे आइसक्रीम देखता है तो वो भी नहीं होती। तो कहता है कि अब सारी आइसक्रीम कहाँ गई? तो तेओ आइसक्रीम खा रहा होता है। फिर जोंजे उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अब मेरे घर से निकलोगे या फिर नहीं, 3 महीने हो चुके हैं यार। नमदू कहता है कि कैसे निकले यार, तुम तो जानते हो कि वो लोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, ऐसे हालात में हम बाहर तो नहीं जा सकते। उन लोगों को तो लगता है कि हम पहाड़ी से गिर के मर चुके हैं, मुझे तो लगता है कि वो सारी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जोंजे कहता है कि इसका मतलब है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। नमदू कहता है कि तुम्हें जितना आसान लगता है ना, ये इतना आसान है नहीं है। सबसे पहले तो हमें कोई नौकरी ढूंढनी होगी और मुझे भी कोई शौक नहीं आ रहने का, तुम दोनों दुम बन के हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। तो जोंजे उसे पिलो मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। फिर हमें कुछ आदमियों को समंदर में दिखाते हैं। शिमचोंग उनके पास आती है और उनसे सियोल का रास्ता पूछती है। तो वो लोग शिमचोंग को रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सियोल तक तैर के जाने वाली हो? तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें सियोल छोड़ देंगे। तो शिमचोंग कहती है कि नहीं शुक्रिया और चली जाती है। तो वो तीनों कहने लगते हैं कि क्या ये लड़की तैर कर सियोल जाने वाली है? और फिर तीनों डर जाते हैं कि कहीं वो भूत तो नहीं। फिर हमें समंदर के पास बहुत सी औरतों को काम करते हुए दिखाते हैं। फिर सभी औरतें जब शिमचोंग को देखती हैं तो कहती हैं कि ये लड़की कहाँ से आ रही है, दूसरी तरफ तो सिर्फ समंदर ही है, तो ये वहाँ पर क्या कर रही थी? फिर शिमचोंग उनके पास आती है और कहती है कि क्या मैं सियोल में हूँ? तो वो कहती है कि नहीं, ये तो सियोल नहीं है। तो शिमचोंग कहती है कि क्या और कितनी दूर है ये सियोल, मुझे इतने दिन हो गए हैं तैरते हुए। तो एक लेडी कहती है कि क्या तुम्हें सियोल जाना है? हम भी सियोल जाने वाले हैं, तो तुम हमारे साथ चलो। फिर वो लोग शिमचोंग को सियोल पहुँचा देते हैं। शिमचोंग वहाँ पर इतने लोगों को देखती है तो कहती है कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, मैं आखिर उसे कैसे ढूंढूंगी? फिर हमें जोंजे को दिखाते हैं जो छुपते हुए अपने सीक्रेट रूम में जाता है और वहाँ पर जोंजे ने बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें रखी होती हैं। जोंजे अपने लिए ड्रेस, ग्लासेस और एक न्यू लाइटर लेता है। फिर नमदू उन्हें बताता है कि जैन जिन कितने बजे कहाँ पर जाएगी। नमदू कहता है कि इतने दिन बाद हम काम पर जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जोंजे कहता है कि अपना मुंह बंद करो और इस मिशन के बाद तुम दोनों शराफत से मेरे घर से चले जाना। शिमचोंग को दिखाते हैं जो आते जाते हर इंसान से पूछ रही होती है कि क्या आप जोंजे को जानते हैं, क्या आप जोंजे के घर का एड्रेस मुझे दे सकते हैं? फिर जोंजे को दिखाते हैं। नमदू से कहता है कि कोई ये सोच भी नहीं सकता कि हम इतनी बड़ी शख्सियत के साथ गोल्फ क्लब में स्कैम करने वाले हैं। आज तो जिंदगी में पहली बार मैं खुद को टॉप क्रू समझ रहा हूँ। जोंजे कहता है कि ये शहर तो बहुत बड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं था, हो सकता
होता है कि इस बड़े से शहर में किसी अजनबी से फिर से मेरी मुलाकात हो जाए। अगर किस्मत साथ दे तो इतने में ही उनकी गाड़ी के सामने एक लेडी आ जाती है, जिसकी वजह से नमदो फौरन से ब्रेक दबाता है। फिर वो लोग सिग्नल पे रुके होते हैं और वहीं पर शिमचोंग भी होती है। शिमचोंग एक फूड स्टॉल पे आती है। वो उससे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो शिमचोंग एक तरफ इशारा करती है। तो शॉप लेडी कहती है कि आपके 100 रुपए हो गए। तो शिमचोंग के पास पैसे तो नहीं होते, तो वो पैम्पलेट उन्हें पकड़ा देती है। तो शॉप लेडी कहती है कि मैं इसका क्या करूं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो चलो यहाँ से चले जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। फिर जोंजी भी शिमचोंग के सामने से ही अपनी गाड़ी में गुजर जाता है, लेकिन शिमचोंग उसे नहीं देख पाती। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।